अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। चीनी स्कैंडल, खुर्दनी तेल का स्कैंडल और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हेरा फेरी का इंकशाफ। यह है वो रिपोर्ट कार्ड जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत के 16 माह का है। गो कि उन्होंने अपनी हुकूमत के 8 माह बाद ही यानी गुज़िश्ता बरस नवंबर में अपनी टीम को यह कहकर मुबारकबाद दी थी कि उनका कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। तहम अब ऐसा लग रहा है कि इस हुकूमत के दौर में स्कैंडल्स की लाइन लग गई है। इस वक्त मुल्क को दरपेश सबसे संगीन स्कैंडल या चैलेंज वो ही है जो हर सीजन और हर सरकार से बालातर होकर वारिद होता है, जिसका खमियाजा सिर्फ अवाम भुगतती है और माफिया की सरपरस्ती होती है। इस वक्त भी मुल्क में चीनी का बहरान संगीन से संगीन तर होता जा रहा है और लाहौर में मुल्क की सबसे बड़ी थोक मंडी अकबरी मार्केट से चीनी गायब हो गई है। अकबरी मंडी के डीलर्स के मुताबिक शुगर मिल्स मालिकान ने 165 रुपए फी किलो एक्स मिल्क कीमत पर फराहमी का हुकूमती मुतालबा तस्लीम किया था, मगर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। कई रोज गुजर चुके और मिलें चीनी फ्राहम नहीं कर रही, जिसके नतीजे में न सिर्फ अकबरी मार्केट का जखीरा खत्म हो चुका है बल्कि मुल्क भर में चीनी नापैद होने का खदशा है। शुगर डीलर्स एसोसिएशन का मौक़िफ़ है कि जब तक 165 रुपए फी किलो के निर्ख पर चीनी दस्तयाब नहीं होगी, वो भी परचून में यही कीमत नहीं दे सकते। दूसरी जानिब पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन मुसलसल दावा करती है कि वो चीनी 165 रुपए एक्स मिल कीमत पर दे रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इन दावों के बिल्कुल बरक्स हैं। परचून बाजार में फी किलो चीनी की कीमत 185 से 190 रुपए के दरमियान है। अक्सर इलाकों में इससे भी ज्यादा कीमत वसूल की जा रही है। सूरत हाल यहाँ तक पहुँचने पर वफाकी हुकूमत ने चीनी की कीमतों और सप्लाई में बिगाड़ पर शुगर मिल्स मालिकान और बड़े डीलर्स के खिलाफ तहकीकात शुरू की हैं और कई मिल्स मालिकान और शुगर डीलर्स को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया है, जबकि पहले मरहले में शुगर डीलर्स के नाम ECL में डाले जा रहे हैं। जराये के मुताबिक दिसंबर 2024 में चीनी एक्सपोर्ट करने वाले मिल्स मालिकान और उनके डीलर्स और उनसे जुड़े ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ भी बाकायदा बाज़पुरस होगी, ताकि इन किरदारों की निशानदेही की जा सके जिनकी वजह से मुल्क के अंदर कीमतें नीचे नहीं आ रही। ज़राए वज़ारत पैदावार के मुताबिक हुकूमती मुआहदे के बाद भी शुगर मिल्स मालिकान और डीलर्स की तरफ से चीनी की कीमतों में कमी मुमकिन नहीं हो सकी, जिस पर वफाकी हुकूमत नाराज है। वादे रहे कि चंद रोज कबल वफाकी वज़ीर बराए कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक राना तनवीर हुसैन ने कहा था कि अगर पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन अपने अरकान को मुकर्ररा निर्ख पर अमल दरामद का पाबंद बनाने में नाकाम रही तो हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफाखोरी और कीमतों में मसनूई इजाफे में मुलव्वस मिलों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन शुरू करेगी। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 लाख टन सफ़ेद रिफाइंड चीनी दरामद करने के लिए नया बैनुल-अक़वामी टेंडर जारी कर दिया है। गुज़िश्ता रोज जारी किए गए टेंडर में दरामद का हदफ पहले मुकर्रर करता 50,000 मेट्रिक टन से दोगुना कर दिया गया है और कीमतों की पेशकश जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 जुलाई मुकर्रर की गई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले टेंडर में कोई भी बोली मौसूल नहीं हुई थी, क्योंकि ताजरों के मुताबिक शिपमेंट और तरसील के औकात गैर हकीकी थे। लेकिन सवाल यह है कि जब आलमी मंडी में चीनी की कीमतें गुज़िश्ता अक्टूबर से तकरीबन $100 फी टन या तकरीबन 20% कम हो चुकी हैं और पाकिस्तानी रुपए की कदर निस्बतन मुस्तहकम रही है, तो फिर मुल्क में कीमतें 37% तक क्यों बढ़ गई? पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का दावा है कि वो मईशत को $4 अरब की दरामदी मुतबादल सहूलत फराहम करती है, लेकिन यह दावा भी ज़मीनी हक़ाइक़ से दूर है। 2024 में शुगर इंडस्ट्री की आमदनी तकरीबन 850 से 900 अरब रुपए रही, जो इस बात की अक्कास है कि बुलंद कीमतों और गन्ने की बढ़ती पैदावार ने सनत को खूब फायदा पहुंचाया, मगर सारिफ को सिर्फ महंगाई मिली। इस सब के बावजूद हुकूमत ने चीनी की दरामद पर पाबंदियां बरकरार रखी और मिलों को फायदा पहुंचाने के लिए सब्सिडी और टैरिफ में नरमी की। 2025 के वस्त तक कीमतें 200 रुपए फी किलो तक पहुंच गई, जबकि आलमी सतह पर यह कीमत 102 रुपए फी किलो थी। पहले हुकूमत ने 7.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी और अब मार्केट में चीनी की किल्लत की वजह से 1 लाख टन चीनी दरामद की जा रही है। हर बार जब कीमतें बढ़ती हैं, हुकूमत दरामद खोलती है, टैक्स खत्म करती है और सब्सिडी देती है। इससे न सिर्फ कौमी खजाने को नुकसान होता है, बल्कि आम शहरी मुसलसल कीमतों के जाल में जकड़ा रहता है। आदाद और शुमार के मुताबिक हर साल 6.6 मिलियन टन चीनी पैदा होती है, जिसमें से 65% घरेलू इस्तेमाल में जाती है, लेकिन यह इस्तेमाल अब सारिफ की जेब पर बोझ बनता जा रहा है। एक औसत घराना जो 2008 में 120 रुपए में हफ्तावार चीनी खरीदता था, वही आज चीनी 380 रुपए में खरीदता है। ये सब मुआशी मामलात नहीं बल्कि ताकतवर सियासी माफिया का खेल है। पाकिस्तान में 90 लाइसेंस याफ्ता शुगर मिल्स हैं, जिनमें से ज्यादातर पर सियासतदानों, बासर खानदानों और मखसूस कार्टल्स का कब्जा है। इनमें ज़रदारी खानदान, शरीफ खानदान, तरीन ग्रुप और कई दूसरे शामिल हैं। 2021 में कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कीमतों की मिली भगत और मार्केट में हेर फेर पर 44 अरब रुपए के जुर्माने आयद किए थे, लेकिन आज भी वही इदारे
और वही के ग्रोह मार्केट पर काबिज हैं। एक तरफ चीनी स्कैंडल ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं तो दूसरी जानिब हालिया दिनों खाने के तेल में बड़े माली स्कैंडल का इंकशाफ हुआ है, जिसमें नाजायज मुनाफाखोरी का मामला सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक दिसंबर 2024 से जुलाई 2025 के दरमियान आलमी मार्केट में खाने के तेल की कीमतों में 24% कमी वाक़ई हुई। ताहम पाकिस्तान में इसी अरसे के दौरान खुर्दनी तेल की कीमतों में उल्टा 4.5% इजाफा कर दिया गया, जिसके बायस अवाम को फी लीटर 150 रुपए जायद अदा करने पड़ रहे हैं। इस तमाम इजाफी मुनाफे का बराह रास्त फायदा चंद मखसूस कंपनियों और जखीरा अंदोज माफिया को हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, मलेशिया और इंडोनेशिया से रियायती ड्यूटी पर पाम ऑयल दरामद करता है, मगर दरामदी रिलीफ का फायदा आवाम को मुंतकिल करने के बजाय कार्टलाइज्ड सनतों ने कीमतें मजीद बढ़ा दी। याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रवां बरस फरवरी में अवाम को रिलीफ फराहम करने का वादा किया था, जिसके बाद 23 अप्रैल और 23 मई को पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साथ मुशावरती इजलास भी मुनक्किद हुए। ताहम कीमतों में कोई वाज़ेह कमी ना आ सकी। सिर्फ यही नहीं, अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मामले में भी हुकूमती होशियारी के बायस बड़ा बोझ उठाना पड़ रहा है। आलमी एजेंसी फेक न्यूज़ वॉचडॉग ने पेट्रोलियम से मुतालिक झूठ के उन्वान से 38 सफ़ात पर मुश्तमिल वाइट पेपर जारी किया है, जिसमें यह इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की हकीकी कीमत छुपाकर अवाम को अंधेरे में रखा जाता है। वाइट पेपर के मुताबिक कीमतों में IMF को कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है, जबकि फैसला हुकूमत ही करती है और आलमी कीमतों को जवाब बनाकर असल वजूहात अवाम से छुपाई गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2000 में आलमी मार्केट में कीमत $22 फी बैरल थी, जबकि इसी साल पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 30 रुपए फी लीटर थी। 2025 में कीमत $69 फी बैरल है, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल 272 रुपए फी लीटर हो गया है। फेक न्यूज़ वॉचडॉग के मुताबिक हर लीटर पेट्रोल पर 103 रुपए लेवी और टैक्सेस से अवामी इस्तेसाल जारी है। पेट्रोलियम लेवी के नाम पर गुज़श्ता साल अवाम से 1.02 खरब निकलवाए गए और 2022 से 2025 तक पेट्रोल की कीमत में 118 रुपए का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ओगरा सिर्फ सिफारिश करता है, फैसले का इख्तियार वजारत के पास है। पेट्रोलियम कीमतों में कमी ताखीर का शिकार होती है, जबकि फौरी इजाफा दोहरा मयार है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अवाम को सिर्फ कीमत बताई जाती है, कीमत का फार्मूला छुपाया जाता है। कौमी मुफाद की आड़ में अवाम पर बोझ और हुकूमती मराहत बरकरार हैं। फेक न्यूज़ वॉचडॉग ने पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे या कमी को सियासी चाल करार दिया है, क्योंकि इलेक्शन से कबल कीमतें कम और हुकूमत में आने के बाद बढ़ा दी जाती हैं। रिपोर्ट में कीमतों के तयन के लिए ओगरा को बाइख्तियार इदारा बनाने की सिफारिश भी की गई है। इन तमाम मामलात और 16 माह में एक के बाद एक स्कैंडल से मुतालिक मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर अमूर अजनास शमसुल इस्लाम ने, जबकि प्रोग्राम में आगे चलकर हम वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कैनी का मौक़िफ़ भी लेंगे। बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शमसुल इस्लाम साहब, क्या वजह है चीनी का मसला क्यों हुकूमत हल नहीं कर पा रही? कभी क्रैकडाउन होते हैं परचून जो रिटेलर्स हैं उनके ऊपर, और कभी कहा जाता है कि सट्टेबाजी के खिलाफ अब जो है वो बड़ा एक्शन होगा। कभी चीनी की इंपोर्ट की बातें होती है, लेकिन चीनी जो है आज की रियलिटी ये है कि अकबरी मंडी जो कि बड़ी मार्केट है चीनी की, वहाँ से चीनी गायब हो चुकी है और अक्सर शहरों में अभी भी चीनी जो है वो 190-195 पे फरोख्त हो रही है। देखिए जी, मार्केट को अगर अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन के ज़रिए चलाने की कोशिश करती है किसी भी मार्केट को, ख़ासतौर पर चीनी की मार्केट को, तो वो रिएक्ट करती है मार्केट। और आपने देखा कि जब 2024 के अंदर 10 जून को जो डिसीजन एक्सपोर्ट का हुआ था, उस वक्त 1.5 लाख टन की क्वांटिटी की एक्सपोर्ट के अलाउ किया गया था और चीनी की कीमत एक्स मिल 131 से 132 रुपये किलो थी, और वो बढ़ के एक्सपोर्ट के बाद जो है 195 रुपये किलो एक्स मिल तक चली गई थी। सितंबर में, रमज़ान में आपको याद होगा ये हुआ था। और फिर उसके बाद जो है आपकी जब क्रशिंग स्टार्ट होती है, और उससे पहले तक जो है रिटेल मार्केट में 230 तक चली गई थी। ठीक है, साथ ही आपकी जब नई क्रशिंग स्टार्ट होती है तो आपके शुरू में बताया जाता है जी कि सरप्लस हमारे पास स्टॉक होगा, हम एक्सपोर्ट की इजाज़त दे रहे हैं। वो ऑल ऑफ सडन जो 5 लाख टन की ह्यूज क्वांटिटी इन वन गो एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई, वो रीज़न बड़ी कि जिसने सट्टेबाजों को मार्केट में दोबारा इनवाइट कर लिया और मार्केट में सट्टा शुरू हो गया। और साथ ही जो डीलर्स थे उन्होंने क्योस क्रिएट हुआ कि चीनी की शॉर्टेज हो गई है, और उसके बाद नहीं, चीनी की शॉर्टेज नहीं होनी थी ना, हुई थी। ये डिमांड मल्टीप्लाई हुई। एक डोमेस्टिक डिमांड होती है मार्केट की जो पाकिस्तान के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं, दूसरी एक्सपोर्ट की मार्केट। जो डबल डिमांड आ जाती है तो फिर मार्केट में जो स्पेकुलेटर होते हैं वो ये देखते हैं कि अब कीमतें बढ़ेंगी तेज़ी से, क्योंकि स्टॉक्स का डिप्लीट होंगे और कीमत बढ़ेगी। एक वो रीज़न बनेगा। उसके बावजूद हुकूमत ने प्रीवियस एक्सपीरियंस से लर्न नहीं किया था, ये कर दिया। उसके अलावा अब आप देखें कि आपका जो है आज जो पोजीशन बनी है, आपने जब प्राइसेस फिक्स किए हैं, अब जब भी प्राइसेस फिक्सेशन करती है गवर्नमेंट, उस वक्त वो मार्केट में प्राइसेस बढ़ना शुरू होती है, क्योंकि बेस बन जाती है प्राइस की। 124 की प्राइस थी, फिर 140 पे आए, फिर 164 पे आए, फिर 169 पे,
फिर आप वो मार्केट पहुंची और आपके हालांकि 165। डार साहब ने ये कहा था मार्च में कि चीनी 164 रुपये जो है वो दुकानों से मिलेगी, उसकी रिटेल प्राइस इतनी होगी। फिर जुलाई में भी कहा गया कि जो एक्स मिल है वो 165 होगी, लेकिन मामलात काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए उस वक्त ये करना चाहिए था कि जब आपकी चीनी की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई थी मार्केट में 2024 के अंदर, जब क्रशिंग आपका पिछला खत्म हुआ था या फिर नया जब क्रशिंग स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर मार्च में आपने कीमतें बढ़ना शुरू हुई, उस वक्त उस मार्केट पे आपने एक डिसाइड किया था, इस डिसीजन के साथ पॉलिसी में लिखा था कि सैब जो है फोर्टनाइटली हर 15 दिन के बाद मार्केट की जो प्राइसेस को मॉनिटर करेगी। उसने क्यों नहीं किया, ये सवाल बनता है। सैब जो है 3 मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आती है, इनके कॉम्बिनेशन से सैब बनी है। वो नेग्लिजेंस जो है क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुआ, जिसकी वजह से कंज्यूमर को इतनी महंगी चीनी लेनी पड़ी और एक्सपोर्ट चलती रही। अब आप देखें जी, आज भी आप अगर देखते हैं तो स्टॉक कहा जाता है कि हमारे पास शॉर्ट था, स्टॉक नहीं है शॉर्ट आपके पास। पाकिस्तान में चीनी पड़ी हुई है, जखीरा अंदोजों ने जखीरा करी, मिलों ने अपनी चीनी बेचना छोड़ दी। हुकूमत ने कहा कि डार साहब ने जैसे फिक्स की 165 की, शुगर मिल वाले कोई 165 में देने को तैयार नहीं है। चीनी जहां से प्रोडक्शन हो रही है वहां से मार्केट में आती है। मार्केट में अगर आप क्रैकडाउन करेंगे परचून फरोचों के ऊपर, तो वो तो 2-4-5 बैग लेके बैठे होते हैं। अगर आपके अकबरी मंडी में भी 250 एक दो ट्रक का माल आता है। इस्लामाबाद के अंदर भी आज चीनी शॉर्ट है कि यहाँ दुकानदार ये कह रहे हैं कि जो क्रैकडाउन शुरू हो गया हमारे खिलाफ, 50-50 हज़ार के लाख रुपए के जुर्माने हो रहे हैं, उन्होंने चीनी रखनी छोड़ दी अपनी दुकानों पर। बिल्कुल, देखें ना, चीनी जो रिटेलर रखते हैं वो क्यों रखते हैं कि एसेंशियल आइटम है। मेरे पास जो ग्राहक आएगा बाकी चीज़ें खरीदता है तो चीनी भी मांगता है, तो आगे वाले के पास ना जाए। मार्जिन कम होता है रिटेलर का, होलसेलर का मार्जिन भी कम होता है, क्योंकि वो जो एक्स मिल का रेट होता है उसके हिसाब से एक ट्रक का किराया लगा के और उस पर थोड़ा सा मार्जिन ऐड करता है, क्योंकि वो प्रीवियस डीओ के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है। तो ये आपका एक सिस्टम ऐसा है कि जिसको आप डिस्टॉर्ट करते हैं तो मार्केट में कोई ये चीज़ आपकी डिक्टेशन पे नहीं चलती। और लग नहीं रहा कि हुकूमत इंपोर्ट करने में भी कोई संजीदा दिखाई दे रही है। पहले 50,000 का कहा गया, अब फिर लाख का जो है वो, उसमें ज़ाहिर 50,000 में कोई बंदा आया नहीं है, अब लाख की बात की जा रही है। बताए, लग ये रहा है कि जब ये चीनी इंपोर्ट होगी तब क्रशिंग पाकिस्तान में शुरू हो चुकी होगी, तो इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी हमें। पहली बात तो ये है कि जब आपने डिसीजन लिया इंपोर्ट करना है जी 2.5 लाख टन रॉ का और फिर 5 लाख टन आप रिफाइंड इंपोर्ट करेंगे, 3 लाख का टेंडर दिया और कहा जी ये टैक्स फ्री, कुछ ऑलमोस्ट 4 टैक्सेस को जीरो कर दिया। 18% सेल्स टैक्स होता है उसको 0.2% कर दिया और उसको आपने IMF का प्रोग्राम में आप हैं, आपने टर्म्स एग्री की हुई हैं IMF के साथ कि हम गवर्नमेंट जो है कमोडिटीज़ की ऑपरेशंस में नहीं रहेगी, कमोडिटी की ना खरीद करेगी, ना गंदम की खरीद करेगी, ना इसकी। तो ये चीनी की इंपोर्ट टैक्स फ्री करना एक ब्रीच ऑफ टर्म्स था और वो आपने देखा कि IMF का रिएक्शन सामने आया। तो अब आपने इंपोर्ट की जब अलाउ 3 लाख टन किया, उसमें भी एक टेक्निकल एक चीज इंजीनियर करके डाली गई कि इंटायर क्वांटिटी 3 लाख टन की जो है वो आप अगस्त के अंदर शिपमेंट ले आए। कोई भी दुनिया में इंटरनेशनल सप्लायर 3 लाख टन की क्वांटिटी अगस्त में नहीं दे सकता था। दूसरा, उसके लिए बैग प्रिंट करने होते हैं, इनके अपने स्पेसिफिकेशन होते, तो ये नामुमकिन था। फिर 50,000 टन किया, उस पर भी कोई बिड नहीं आई। अब 1 लाख टन की है और लगता ये है कि आज भी ये 1 लाख टन को भी अगर टैक्स फ्री करेंगे तो IMF तो ऑब्जेक्शन करेगा, क्योंकि आपने एग्री किया है कि हम अभी कमोडिटी बिजनेस में नहीं रहेंगे। अब ये बताएं कि ये तो अब वाजे हो चुका है कि ये एक स्कैंडल बन चुका है इस हुकूमत का, जिसे हुकूमत माने या ना माने। बिल्कुल जी, ये स्कैंडल बना, बल्कि उन माजी के स्कैंडल्स की से ज्यादा बड़ा बना। माजी में आपने देखा कि कीमत कभी 2009 में देखें तो 65 रुपए की हुई थी, फिर वो 100 रुपए पे चली गई, 110 पे चली गई, फिर आपने देखे अब तो 200 रुपए पे चली गई है। और ये एक ऐसा स्कैम है जिसकी GIT बननी चाहिए, क्योंकि आप जिम्मेवारों को जब तक कोई काम भी आपका बगैर किसी उसके नहीं होता। हर बार होता है चीनी पे, हर दौर में, हर दौर हुकूमत में इशू बनता है, उसके बाद शोर मचता है, फिर कमेटी बनती है और मामला फिर रफा दफा हो जाता है। आपकी बार भी लगता है ऐसा ही होगा। पाकिस्तान में कमेटी बनाने का पाव है जी मिट्टी पाव, आपका खत्म करना। अब आप देखें, इसको आप अगर सिंपल तरीके से हल करना चाहें तो ये है कि मार्केट को ओपन आउट कर दो। न्यू एंट्रेंट के ऊपर जो बैरियर लगाए हुए कि लाइसेंस नहीं मिलेगा नई मिल लगाने वाले को, उसको भी खोल दो। आज ये पाकिस्तान में आप मैं बताऊं, एग्रीकल्चर को अगर आप देखें 13.5% की जो आपकी नेगेटिव ग्रोथ आई है, लेकिन गन्ने में इतनी ज्यादा नहीं आई। गन्ना आगे भी लगेगा क्योंकि ये आसान क्रॉप है। तो आप अगर इसको नई मिलों को भी इजाजत देते हो, आप एथेनॉल बना के एक्सपोर्ट करो, आप रिफाइंड चीनी जो बना रहे हैं। आज आपको यहाँ मैं एक और चीज़ हाईलाइट करूँ कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो एक्यूम्जा जो होता है उसका शुगर का स्टैंडर्ड वो 40 और 45 का है। पाकिस्तान में ज़्यादातर चीनी जो बनती है वो 100 एक्यूम्जा पे, 120 पे भी बाद लोग बनाते हैं, जो पीले रंग की चीनी आपको नजर आती है।
जिसमें सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है और वो मुजरे सेहत है, इसके ऊपर भी चेक नहीं हुआ। कि आप देखें ना, जो कंज्यूमर को आजकल आपको देखें जो लीवर इरोजन हो रहा है, जो एक हेपेटाइटिस बी सी की जो बीमारियां हो रही हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि हाई सल्फर वाली जो शुगर आप कंज्यूम कर रहे हो वो नुकसान दे रही है। अच्छा सर, दूसरा ये बताएं कि एक और जो बड़ा इशू चीनी के अलावा जो पाकिस्तानी अवाम फेस कर रहे हैं, अदो हुकूमत तो बड़े दावे कर रही है कि सब कुछ सस्ता कर दिया है हमने, लेकिन ऑयल, कुकिंग ऑयल जो कि पकाने का तेल है, वो पूरी दुनिया में सस्ता हुआ लेकिन पाकिस्तान के अंदर महंगा हो गया। जी बिल्कुल, देखिए इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह चीनी $100 पर एक साल के अंदर नीचे आई है, उसी तरह से कोई 24% आपका जो है जो एडिबल ऑयल है, पाम ऑयल है, वो नीचे आ गई हैं। लेकिन उसकी कीमत जो है पास ऑन जो है रिलीफ होना था वो नहीं हुआ, क्योंकि आप जो इंपोर्ट जो कर रहे हैं मलेशिया से, वो आपकी FTA के अंडर आती है, उस पर टैक्स का रेट क्यों नहीं हुआ सर, क्या वजह है? नहीं देखिए, इसकी वजह यह है कि सबसे बड़ी वजह जो मैं बताता हूँ वो ये है कि जब आप टैक्सेस ज़्यादा रखते हैं, 18% का टैक्स है, उसके बाद आपके इसके ऊपर टैरिफ 9,000 रुपये का वो है, फिर अलग से एडिशनल उसके ऊपर इंपोर्ट टैरिफ है, तो ये टैरिफ जो हैं ये अच्छे खासे बैरे होते हैं। चीनी के ऊपर पैसा सिर्फ इसमें हुकूमत बना रही है या जो इंपोर्टर्स हैं वो भी बना रहे हैं इसमें? देखें जी, आपको मैं बताऊँ, पूरा सिस्टम अगर टैक्स का देखें तो आपको कहीं एग्जाम्पशन बहुत ज़्यादा देते हैं, जो एलीट कैप्चर है, जो एग्जाम्पशन इंजॉय कर रहा है, लेकिन वो जो गैप आता है फिर उसको फिल करने के लिए कंज्यूमर जो मासेज हैं, उनके जो किचन स्टेपल हैं या दूसरी जगह, वहाँ बर्डन आता है। तो वो हुकूमत अपने टैक्स की हंगर को पूरा करने के लिए ज़्यादा रेट रखती है। उसका फिर आम आदमी के ऊपर ये होता है कि उसको महंगी से महंगी ₹150 फी किलो इजाफी पाकिस्तानी अवाम ने पे किया है कुकिंग ऑयल का। कुकिंग ऑयल पे ₹150 का फ़र्क आया है। जो बड़े ब्रांड हैं उनकी मोनोपोली है, उन्होंने अपने उसके ऊपर नफ़ा लेते हैं, लेकिन जो छोटा ब्रांड है वो आज भी कोई 442 से 447 रुपये लीटर के हिसाब से बेच रहा है, और उस पर टैक्सेस के मसले हैं। देखिए जी, आपको पता है पाकिस्तान की इकॉनमी जितनी भी है वो कैश पे ज़्यादा है। अब फैक्ट्रीज को पैसे देना, ये करना, हर बंदा CNSE बाद लोगों के पास नहीं, 100% CNSE नहीं है, तो वो टैक्स कैसे वो ऑनलाइन करेगा? वो कैश देता है, तो वो कैश को जब आप टैक्स से ज़्यादा लगाएंगे उसके ऊपर, तो वो अगर 2 लाख जमा कराने वाला अगर उसके जिसके अकाउंट में जमा हो रहा है उस पर अगर टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, तो वो जो पीनलाइज तो करना, तो उसको जो नॉन फाइलर है जिसके जो टैक्स नहीं है, तो ये आप अगर इंडस्ट्री को पीनलाइज करेंगे, अगर आप उनको थ्रेट देंगे, आप उनको हरासमेंट का क्रिएट, ये फेयर फैक्टर ना सर इंडस्ट्री के अंदर। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हुई? इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं होती कि फेयर फैक्टर को खत्म करना होगा। दूसरा जो एक और बड़ा इशू है पाकिस्तानी अवाम झेल रहे हैं, वो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो हुकूमत ने इजाफे पे इजाफा किया। कमी जब होती है वो पास ऑन नहीं होता, इजाफा जब थोड़ा सा होता है फौरी पाकिस्तानी अवाम पे पास ऑन कर दिया जाता है। और एक वाइट पेपर भी जारी किया है एक इदारे ने, जिसमें उन्होंने बताया है कि हुकूमत छुपाती है ये कीमतें पाकिस्तानी अवाम को, बिल्कुल अंधेरे में रखती है इन कीमतों के हवाले से। 103 रुपये तक अब जो है वो लेवी प्लस कार्बन टैक्स पाकिस्तानी अवाम से पर लीटर लिया जा रहा है। और बड़ा रिग्रेसिव ये टैक्सेशन है कि एक आम बंदा जो मोटरसाइकिल चलाता है वो बेचारा भी 1 लीटर पे 103 रुपये गवर्नमेंट पाकिस्तान को दे रहा है। जो देखे ना, वही बात है, जब आप एग्जेम्पशंस खत्म करोगे ना, तो ये आम आदमी को निचोड़ने की पॉलिसी खत्म हो जाएगी, टैक्स रेवेन्यू आपके बढ़ जाएंगे। ये अंडरस्टूड है, यूनिवर्सल लॉ है कि आप जब टैक्स का रेट कम करते हो तो लोग खुशी खुशी आते हैं, जहाँ टैक्स रेट बढ़ाते हो वहीं आपके लोग आउट हो जाते हैं। अब पेट्रोलियम पे आपने जो है लेवी लगाई है, 100 रुपये से ऊपर की लेवी आ गई है। आप इंटरनेशनल मार्केट अगर आप कंपेयर करें 2022 वाले ज़माने की और आज की मार्केट, तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस उतनी ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन टैक्स ज़्यादा है। और फिर जो गरीब आदमी सबसे ज़्यादा जो आपका जो पेट्रोल यूज़ करता है कंजम्पशन, वो मोटर बाइक वाले हैं, वो गरीब आदमी हैं, वो आजकल उससे रोज़गार भी पैदा कर रहे हैं, नौकरी करते हैं, वापसी पे वो सवारी उठाते हैं, तो उनके ऊपर हिट करना ये भी एक गलत चीज़ है। लेकिन अब आप क्योंकि आपने एग्री किया हुआ है कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं, तो आप उसके ऊपर इतना रिलीफ, जो टैक्स का जो शॉर्टफॉल है वो यहाँ से पूरा करते हैं। बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कियानी से कि क्यों हुकूमत बुनियादी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनकी कीमतें कंट्रोल नहीं कर पा रही। दावे तो हुकूमत बड़े कर रही है कि हमने मुआशी हालात ठीक कर दिए हैं। बिलाल अज़हर कियानी साहब, ये बताएं कि चीनी जो कि एक बहुत ही बुनियादी कमोडिटी है, बुनियादी आइटम है ज़रूरत का, इसकी कीमतें क्यों कंट्रोल में नहीं आ पा रही? पहले आपने चीनी एक्सपोर्ट की, फिर आप अब चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, मार्केट में क्योस है, होल्डर्स ने कीमतें बढ़ा दी हैं, क्यों चीनी जो है उसकी कीमतें आप नीचे नहीं ला पा रहे तमाम तरह इक़दाम के बावजूद? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने सिर्फ दावा नहीं किया, हमने वाकई महंगाई कंट्रोल करके दिखाई। और मैं आपको बेसिक नंबर्स के हवाले से बता देता हूँ। जब हमने पिछले साल हुकूमत संभाली तो महंगाई की शरह 20% से ऊपर थी और पहले 38% भी छू चुकी थी। और हमने इस साल उस टाइम पे ऐसे हालात थे, महंगाई का भी ऐसा डर था कि
पीटीआई ने तो बिल्कुल हुकूमत बनाने की बातचीत भी करने से गुरेज कर दिया था पीपल्स पार्टी से। लोगों का ये ख्याल था कि ये कांटों का ताज है हुकूमत और ये महंगाई ही वजह बनेगी, मईशत ही वजह बनेगी किसी भी हुकूमत की जून जुलाई तक भी सर्वाइव ना करने की। मगर हकीकत में हमने मईशत भी संभाली, IMF का प्रोग्राम भी एग्री किया, मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आए, महंगाई की शरह काबू में लेकर आए। वही महंगाई की शरह जो 22% 25% के करीब थी, उसको पूरे साल की एवरेज आप लें, पिछले पूरे साल की एवरेज 4.5% रही और रिकॉर्ड कमी हम लेकर आए। हालांकि हमारा टारगेट था कि 12% भी हम भी ले आए तो बेहतरी होगी ओवरऑल एवरेज इन्फ्लेशन, मगर 4.5% एवरेज इन्फ्लेशन रही, तो महंगाई की शरह तो हमने काबू की। इसी साल के दौरान पिछले जून तक आप देख लीजिए तो हम बल्कि जब माली साल ख़त्म हुआ तो जब से हमने हुकूमत संभाली थी, पेट्रोल की कीमतें भी उसके मुकाबले में उतार चढ़ाव के बाद कम थी ओवरऑल। जो अप्रैल, अगर आप अप्रैल 22 का या अप्रैल 24 का मुवाजना करें जून 25 के साथ, तो हम जहाँ पर मुमकिन हुआ है जी हमने महंगाई काबू भी की है, जो बेनिफिट पास ऑन कर सकते थे वो भी किया है। अब देखिए जो इस चीनी का मामला है उसमें बेसिक बात है कि अभी इस साल वो प्रोडक्शन वो यील्ड नहीं आई जो तवक्को की जा रही थी, जिसकी वजह से सप्लाई थोड़ी सी मुतासिर हुई भी है और इसीलिए अब उसको इंशाल्लाह हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक वक्ती चेंज है, यकीनन उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी जहाँ पे आपके मार्केट्स में लोग गड़बड़ करते हैं। सर यील्ड अगर नहीं आई तो फिर कैसे हमने, यील्ड नहीं आई तो चीनी एक्सेसिव कैसे प्रोड्यूस हुई, चीनी ज़्यादा प्रोड्यूस हुई तो हमने एक्सपोर्ट करने का फैसला किया ना। सर वो पिछले साल की बात थी और मैं इस साल की बात कर रहा हूँ आपसे, तो दो मुख्तलिफ सीजन्स थे। पिछले साल में एक्सपोर्टेबल सरप्लस था, इसीलिए एक्सपोर्ट की गई चीनी, और जिस टाइम पे ECC के अप्रूवल्स आए चीनी एक्सपोर्ट करने के, जब चीनी एक्सपोर्ट की गई तो उस टाइम पे आप डेटा भी दे सकते हैं, रिटेल प्राइसेस स्टडी रही थी। तो उस वक्त पिछले साल 2024 के सेकेंड हाफ में चीनी की एक्सेस थी, इसीलिए उन डेटा को, उस स्टॉक को मद्देनज़र रखते हुए फिर एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई और उस इजाज़त जो 2-3 दफ़ा ECC ने अप्रूवल्स दिए हैं उस वक्त में आप देख सकते हैं कि रिटेल प्राइसेस स्टडी रहीं। इस साल अब हम जहाँ पर खड़े हैं, इस साल वो उस तरह की यील्ड या प्रोडक्शन नहीं आई जो कि एक्सपेक्टेड थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी सप्लाई की कमी महसूस हो रही है। मगर ये इंशाल्लाह इसको भी एड्रेस करेंगे और इसमें मेरी ज़ाती राय ये है जी कि आइंदा तो इसका मुस्तकिल हल यही है, जिस तरह बहुत सारी और कमोडिटीज़ का या गुड्स का है, कि हमें इस सेक्टर की डीरेगुलेशन की तरफ जाना चाहिए और आगे इस सेक्टर के रिफॉर्म्स के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब जो अभी उनकी टीम काम कर रही है उसमें से ये एक ऑप्शन है जी। लेकिन जाहिर है इस वक्त भी जब आप चीनी इंपोर्ट करने जा रहे हैं मुल्क में, चीनी की माहिरीन तो यही कह रहे हैं कि किल्लत नहीं है, चीनी के स्टॉक्स मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन चीनी जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज कर दी गई है। तो ये तो एक प्योरली इंतज़ामी मामला है जो कि ज़ाहिर हुकूमत ने इस मसले को हल करना था लेकिन वो नहीं कर सकी है। नहीं देखिए जी, बिल्कुल आई थिंक दोनों एस्पेक्ट्स हैं। एक आई थिंक सप्लाई, और यकीनन आप जानते हैं कि इस तरह के बेसिक फूड आइटम्स में एक तो होती है मुल्क की डिमांड और उसके ऊपर थोड़े से रिजर्व्स भी कोशिश होती है कि मुल्क में मौजूद हों। तो एक तो जहाँ तक वो इंपोर्ट का मामला है वो उस चीज़ को एड्रेस करता है। दूसरी एस्पेक्ट मेरे ख्याल से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू रहता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है और उसको टैकल करने के लिए हुकूमत अपना, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें दोनों का किरदार है। सूबाई हुकूमतों का एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ पर एक किरदार होता है, तो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ इन सब सूबों में मौजूद होती हैं, इन सब का किरदार है। मिला के यकीनन हमें इसको टैकल करना पड़ेगा और ये हुकूमत की तरजीह है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को बिल्कुल हमने हेड ऑन लेना है और इंशाल्लाह लेंगे। मगर मेरे ख्याल से जी मुस्तकिल हल आगे गोइंग फॉरवर्ड मेरी ज़ाती राय में यही है कि हम इस सेक्टर की दीगर और अशिया की तरह डीरेगुलेशन की तरफ जाएँ और मार्केट फोर्सेस उसको डिटर्मिन करें और जहाँ पर जिन तबकात को उसके लिए किसी भी चीज़ के लिए मदद फराम करनी हो तो उसका फिर एक सेपरेट मैकेनिज्म हो। मेरे ख्याल से यही आगे। तो सट्टेबाजी के हवाले से भी कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं, इतलात तो आई थी कि कुछ लोगों के नाम जो हैं वो डाले जा रहे हैं ECL के अंदर, इस हवाले से कुछ सख्त इकदाम के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं, तो कर रहे हैं ऐसा कुछ? जी मेरे सच्ची बात है समर साहब, मेरे इल्म में इसकी तफसीलात या इस एक्शन की नहीं है, तो मैं आपसे बिला वजह कोई ऐसी बात नहीं शेयर करना चाह रहा जो मेरे इल्म में ना हो। मगर यकीनन हमारी तरजीह है जी। देखिए ओवरऑल माशी मामलात में ये हमारी तरजीह है
कि हमने इंश्योर करना है कि ओवरऑल इकनॉमिक एक्टिविटी को जितना हम फैसिलिटेट कर सकें, आसान कर सकें, वो भी करें। मईशत के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन भी हो, मगर जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं या जो लोग चोरी करते हैं तो उनको टारगेटेड तरीके से ज़रूर कटहरे में भी खड़ा किया जाए, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए, क्योंकि आखिर में उसका नुकसान हमारी रियासत को भी और आवाम को भी होता है। जी ज़ाहिर है, आवाम की जब आप बात कर रहे हैं तो आवाम तो जो एडिबल ऑयल है उसमें भी तकरीबन 150 रुपये उन्हें पर किलोग्राम एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है कि आलमी मार्केट में कीमतें कम हुई 24% तक, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो कीमतें 4 से 5% बढ़ा दी गई। जी देखिए नुमान साहब, सॉरी समर साहब, बात यह है कि इसमें तो इस तरह अब आप एक एक आइटम्स में वक्ती जो उतार चढ़ाव होता है उसको हम ले सकते हैं। हम इसको भी हमारी प्राइस कंट्रोल कमिटीज़ मॉनिटर कर रही होती हैं, सूबाई सतह पे अलहदा, वफाकी सतह पर अलहदा, और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करती हैं। मगर बुनियादी बात यह है कि ओवरऑल हमने महंगाई की शरह भी काबू की है, और इंशाल्लाह आगे भी हम इंशाल्लाह महंगाई की शरह आज भी लो सिंगल डिजिट्स में। तो और जब मैं महंगाई की शराब की बात करता हूँ तो महंगाई की शरह के अंदर सारी खाने की अशिया, इन सब के प्राइस ट्रेंड शामिल होते हैं तो ही वो शरह निकलती है। तो मगर जो इंडिविजुअल इस तरह के केसेस महंगाई के हैं उसको यकीनन मॉनिटर भी किया जाता है। इवन हम अगर पेट्रोल की बात कर लें, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर पाकिस्तानी अवाम आज और इंशाल्लाह उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। जब कीमतें कम होती हैं आलमी मार्केट के अंदर तो पाकिस्तानी अवाम को बहुत ही कम रिलीफ पास ऑन किया जाता है, लेकिन जब कीमतें बढ़ती हैं ज़रा सी भी तो फ़ौरन से पाकिस्तानी अवाम पे वो जो है वो डाल दिया जाता है, बोझ पास ऑन कर दिया जाता है। और बहुत सारी जो उसमें जो फार्मूला है जो भी कीमतें मुकर्रर करने का वो भी अवाम से खुफिया रखा जाता है। इस पर थिंक टैंक की रिपोर्ट भी आई है, वाइट पेपर भी जारी हुआ है कि किस तरह से हुकूमत पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम को अंधेरे में रखती है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। तो ज़ाहिर है एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि एक जो बाइक राइडर है वो भी अगर 100 रुपये के आसपास जो है वो अगर टैक्सेस पे करेगा, और एक बड़ी गाड़ी वाला भी उतना ही टैक्स पे करेगा, जो रिग्रेसिव टैक्सेशन है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, ये बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान के अंदर बन चुका हुआ है। नहीं देखिए इसमें समर साहब, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ जी। जब जून का साल जब इख्तिताम हुआ है माली साल का, जून 2025 के इख्तिताम पर, तो उस वक्त मुझे याद पड़ता है जी हमारी जो कीमतें उस वक्त पे थीं वो जब हमने हुकूमत संभाली थी पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें उससे कम थीं। अब उसके बाद उतार चढ़ाव जो भी इंटरनेशनल मार्केट में आते हैं उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और दूसरा जो आपका एक्सचेंज रेट होता है। उसके नतीजे में जो भी बेनिफिट या उसकी जो भी इफ़ेक्ट आता है उसको पास ऑन किया जाता है। इसीलिए ही पहले पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम भी हुई हैं। यकीनन उसमें एक पेट्रोलियम लेवी का भी आंसर है जो हमारे फेडरल फिस्कल फाइनेंसेस का एक कंपोनेंट है। मगर हम यकीनन जी जहाँ पर पास ऑन जब भी कमी होती है तो हम उसको, हुकूमत की कोशिश भी रही है और हुकूमत ने अमली तौर पर भी वो बेनिफिट पास ऑन किए हैं। तो ये इस तरह ही रहा है जी, हरगिज़ भी ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ खुफिया है। इसका मैकेनिज़्म भी सबके सामने वाज़े, और हर 2 हफ्ते बाद कीमतों का तयन होता है, और उसका बुनियादी जो फैक्टर्स हैं वो यही 2 चीज़ें हैं जी, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस और रिसेंटली जब में जो मूवमेंट्स होती है जी। चंद महीने पहले जब वो 10 रुपये की कमी होनी थी तो वो लेवी बढ़ाकर कहा गया कि बलूचिस्तान की कोई सड़क बननी है, पाकिस्तानी अवाम को वो रिलीफ पास ऑन नहीं किया गया था। लेकिन मुझे आप ये बताएं, और जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं, नहीं समर साहब, जी जी जी, मैं इस पे इफ यू अलाउ, वो सड़क बलूचिस्तान आप जानते हैं कि अंडर डेवलप्ड है रिलेटिवली टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। वो उस मंसूबे के लिए वो पैसे रखे भी गए, और वो आपको अभी PSDP प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन 100 अरब रुपए की एलोकेशन आपको 1000 के डेवलपमेंट बजट में, वो 100 अरब रुपए उन्हीं पैसों से आपको डेवलपमेंट में नजर आएंगे। के अंदर 400 अरब से सुनी बात नहीं थी, वो अमली तौर पर 400 अरब से नहीं, मैं आपको सड़क के बारे में आपने बात की तो वो पैसे उसी मकसद के लिए इस्तेमाल हुए, उनमें से भी आप लगा सकते थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। और सर ये बताएं कि आप जब मईशत की बात करते हैं, आप महंगाई कम होने की बात करते हैं, तो महंगाई जब इतनी कम हो गई है तो शरह सूद जो है वो अभी भी 11% के ऊपर है। अगला जो मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास होने जा रहा है उसमें इतला यही है कि 0.5% से 1% शायद जो है कमी कर दी जाए शरह सूद के अंदर। तो पाकिस्तानी जो हमारी इंडस्ट्री है, मार्केट जो है हमारी, अगर देखा जाए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो कंपेटिटिवनेस के अंदर तो पाकिस्तानी बड़ा सफ़र कर रहे हैं। बिजली जो है वो 13-14 सेंट पे वो लें, जो शरह सूद है वो हाईएस्ट इन द रीजन है 11% के ऊपर। इंडिया, बांग्लादेश, चाइना के अंदर आप देखें तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। तो इसको कितना कम आप कर रहे हैं? क्या ये मज़ीद कम नहीं होनी चाहिए, जो मुतालबा भी आ रहा है इस वक्त जो है इंडस्ट्री की तरफ से? 2 बातें हैं जी।
सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी ये पॉलिसी रेट का शरह सूद का तयन जो है ये हुकूमत नहीं करती जी, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है, जो कि एक इंडिपेंडेंट एक फोरम है जी। और वो बुनियादी तौर पे जिस चीज़ को देखती है बुनियादी तौर पर प्राइमरीली वो आपकी शरह सूद है, इन्फ्लेशन है। तो देखिए उसमें पॉलिसी रेट तय करते हुए वो बुनियादी उसका ड्राइविंग फैक्टर इन्फ्लेशन होता है। हमने क्योंकि पिछले साल जिस तरह मैंने आपको पहले बताया महंगाई की शरह काबू में लेकर आए, तो आपने देखा है कि अप्रैल 2024 से अब तक जब हम हुकूमत में आए थे तो यही पॉलिसी रेट 22% था, जो आज 11% पर आ गया है। बहुत लोग समझते हैं कि इसमें मज़ीद कमी की गुंजाइश है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा महंगाई की शरह अभी भी लो सिंगल डिजिट्स में है या मिड डिजिट्स में है। तो इसके नतीजे में लोग समझते हैं कि इसमें मज़ीद कमी की गुंजाइश है। मैं भी ज़ाती तौर पे बिल्कुल समझता हूँ जी कि शायद इसमें गुंजाइश है, मगर ये एक इंडिपेंडेंट फ़ैसला है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, और यकीनन जब इससे पॉलिसी रेट कम होता है तो उससे कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होती है, उससे इकनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, हुकूमत का भी जो इंटरेस्ट का के अखराजात हैं उसमें कमी आती है, तो यकीनन हम वो बेहतर होता है उस हवाले से। मगर स्टेट बैंक ने और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने सारे फैक्टर्स को देखना है, जिसमें इन्फ्लेशन को भी काबू में रखना है और इकनॉमिक एक्टिविटी को भी बढ़ाना है। तो आगे देखते हैं जी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या फ़ैसला करती है। मगर मैं ये ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि इसी दौरे हुकूमत के अंदर पिछले 1.5 साल के अंदर यही पॉलिसी रेट पहले 22% से 11% तक आ गया है, और हमारी हुकूमत की इन्फ्लेशन काबू करने के आई है उस रेशो से जो है वो शरह सूद नीचे नहीं आई। जी अगेन समर साहब, बिल्कुल जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, मेरी ज़ाती राय में गुंजाइश आगे अब इस साल की भी जो रवा माली साल है इसमें एक्सपेक्टेड एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो 7.5% है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए तो 11% में मेरी ज़ाती राय में, अगेन आई विल कीप ऑन सेइंग दिस कि मेरी पर्सनल राय है, उसमें गुंजाइश है। मगर अगेन ये पॉलिसी रेट ये इसका तयन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करेगी, वो एक इंडिपेंडेंट फोरम है, और हम देखते हैं आगे वो क्या फैसला करती है। बहुत शुक्रिया बिलाल अज़रकियानी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप गुफ्तगू मुलाहिदा कर रहे थे वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़रकियानी की, जिनका कहना है कि गुंजाइश ज़रूर मौजूद है पाकिस्तान में महंगाई की शरह को देखते हुए कि जो शरह सूद है उसमें कमी होनी चाहिए, लेकिन ये फ़ैसला स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने करना है, जो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने करना है। हुकूमत पाकिस्तान का या वज़ारत ख़ज़ाना जो है इसमें किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, इसी मसले पर मज़ीद बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर शरह सूद जो 11% है ये किस तरह से हमारे कारोबारी तबके को, हमारी इंडस्ट्री को, हमारे एक्सपोर्टर्स को इम्पैक्ट कर रही है। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में महंगाई की शरह तो कम हो गई, लेकिन शरह सूद में कमी ना होने पर जो कारोबारी तबका है और एक्सपोर्टर्स हैं वो तशवीश में मुब्तला हैं। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की शरह तो सालाना जो है वो 5% पर आ गई है, लेकिन शरह सूद अभी भी 11% पर खड़ी है। जबकि अगर हम बात करें दीगर ममालिक की खिते के अंदर तो भारत में शरह सूद 5.5% पर है, जबकि बांग्लादेश में महंगाई की शरह 8.5% पर होने के बावजूद 10% है शरह सूद, जबकि चाइना के अंदर शरह सूद सिर्फ 1.5% है। इस सूरत हाल के ऊपर अब स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास जो है वो 30 जुलाई को होने जा रहा है, जिसमें एक्सपेक्टेड है, ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि 0.5% से 1% तक कमी जो है वो की जाएगी, जिसे पहले ही जो कारोबारी तबका है, एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। अब शरह सूद में कमी क्यों नागुज़ीर है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक निगरां वफाकी वज़ीर बराए तजारत गौहर एजाज साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि शरह सूद में कमी का मुतालबा किया है आपने कि फौरी तौर पर इसे 9% पर लाया जाए और दिसंबर 2025 में इसे 6% पर लाया जाए। ये कमी क्यों नागुज़ीर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, देखें, जो पाकिस्तान की सनत है उसके 2 मेजर इनपुट्स हैं। एक उसका इनपुट है एनर्जी प्राइसेस, और दूसरा है उसकी इंटरेस्ट रेट्स जो उसको बोर्विंग करनी पड़ती है अपने रॉ मटेरियल्स के लिए। अब इस वक्त हमने पिछले 1 साल में एनर्जी पे काम किया, और अब हम 16 सेंट से तकरीबन हुकूमत IPP के कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट करने के बाद आज हमारा बिजली का रेट 11 सेंट पे आ गया जी, जबकि दुनिया में इसका रेट 5 से 9 सेंट है। तो हम वहाँ पे अभी 2 सेंट ज़्यादा हैं, लेकिन हमें एक सांस आया कि हम
जो 15 सेंट पे पिछले साल खड़े थे, हुकूमत ने उस पर टास्क फोर्स ने, एस्टैब्लिशमेंट ने मेहनत की और जो है ये बहुत बड़ी जो तकलीफ थी निकली। अब आ गया सूद। जो सूद है वो हमारी पूरी सनत जो है उसने जितने रॉ मटेरियल्स खरीदने, सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए जो है वो 90% इस्तेमाल हो रहा है। जी हाँ। हमारे यहाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स हैं शायद इंडस्ट्री के बहुत कम है। अब अगर आप अपने वर्किंग कैपिटल के ऊपर सूद की शरह दुनिया में जो आपके रीजनल कॉम्पिटिटर्स हैं, इंडिया है, वियतनाम है, बांग्लादेश है, चाइना है, ये तमाम ममालिक आपके साथ इन्हीं प्रोडक्ट्स में compete कर रहे हैं जिसमें एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर वहाँ सूद से हिंदुस्तान में 5.5 हो, मेरे यहाँ 11 हो, तो मेरे यहाँ दुगना सूद हो गया। अगर वही चीज़ वियतनाम में है तो वो भी 5% से नीचे है, अगर बांग्लादेश में है तो वो भी 10% से नीचे है, जबकि वो इतने बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस से निकले। मैं अब श्रीलंका का एग्जांपल देता हूँ। श्रीलंका आपको मालूम है आज से 2 साल पहले उसने डिफॉल्ट कर दिया और उसके डिफॉल्ट होने के बाद उसका भी सूद की शरह उधर 22% हो गई थी। आज वो भी 1 साल पहले से 9% पे आ गया था और आज वो 6% की तरफ जा रहे हैं। आज के दिन उनका सूद का रेट 8.5 है, लेकिन पिछले साल जून में ही वो 9% पे पहुंच गए थे। हमने भी बहुत अच्छा काम किया है, हमारे स्टेट बैंक ने भी बहुत अच्छा काम किया है कि पिछले 14 महीने में सूद की शरह 22% से 11 लाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो शरह सूद लाए हैं, अगर आप उसका लिंकेज हमारी सीपीआई से है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, जो बार बार हुकूमत भी इसको बड़े जो है वो मेहनत से इस सीपीआई को वो कहती है हमने कंट्रोल किया, तो सीपीआई तो आज के दिन पूरे साल की एवरेज 4.5% है। इस महीने की जून की तो सिर्फ 2.5% है। तो अगर 4.5% की सूद की शरह पूरे साल की है, पिछले महीने जून की 2.5% है, तो हमने 11% सूद क्यों रखा हुआ है? मैं ये कहता हूं कि अगर आप इतना पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट रखेंगे कि जो कि पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट 7.5-8% का पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट है, तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। अब इसके ऊपर जो आर्गुमेंट हम सुनते हैं, जो मैंने जो है बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े, जर्नलिस्ट और इकोनॉमिक व्यूज भी लिए, वो सब कहते हैं कि देखें 2022 में यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रेट कम किया था, तो 2018 में भी यही हुआ था, 2022 में भी हुआ था कि ये बूम एंड बस्ट साइकिल है, तो हमें बड़े कॉशियसली चलना चाहिए। तो अब 2022 को जरा हम रिव्यू कर लेते हैं 1 मिनट। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2022 की हमने 3 साल उसकी सजा भुगती है। 140 रुपए का डॉलर भी 280 हुआ है। पूरी कौम को 100% का इन्फ्लेशन भी फेस करना है। बट हुआ क्या था 2022 में? जब 2022 को रिव्यू करते हैं तो ये कहते हैं कि जनाब ये शरह सूद की वजह से जो है वो बूम एंड बस्ट हुआ था। ऐसा तो कुछ नहीं है। जब उसका ट्रेड फिगर्स देखते हैं तो मैंने अपनी आज ट्वीट पे भी लगाया कि उसमें $3 बिलियन की उस साल में वैक्सीन आई थी, जो कि पहले कभी नहीं आई, और उसमें $12 बिलियन हमने तेल की कीमतों का एक्स्ट्रा भरा था, क्योंकि उसमें उस साल में यूक्रेन की जंग हो गई। यूक्रेन की जंग की वजह से दुनिया में तेल की कीमतें और एनर्जी गैस की कीमतें भी बढ़ गई और इतनी ज्यादा बोरिंग भी नहीं हुई थी। $12 बिलियन तो हमने कीमतन की वजह से, उन कीमतों के सिर्फ कंज्यूमर डिमांड से $1 बिलियन के टेलीफोन ज्यादा आए थे बस। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये $17.5 बिलियन जो उस साल करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ, जिसकी हमने 3 साल तकसीम दी की, वो तो तेल की कीमतों की वजह से हुआ था। बिल्कुल। और तेल की कीमतें हमने पाकिस्तान में, आपको याद है, उस साल में बढ़ाई नहीं थी। हमने कंजम्पशन को अपनी कर्टेल नहीं किया और हमने वो एक आर्टिफिशियल कीमत रख के एक एग्रेसिव इंपोर्ट उस साल में कर डाली, जिसका हमने 6 महीने तक फैसला ही नहीं कर पाए थे कि कीमतें बढ़ानी है या नहीं। बिल्कुल। 100 रुपए का तेल रखा हुआ था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसका इंटरेस्ट रेट से क्या ताल्लुक है? हम इसको लिंक कर दें कि ये इंटरेस्ट रेट कम थे इस वजह से। क्या दुनिया की तेल की कीमतें हमारे इंटरेस्ट रेट की वजह से कंट्रोल होंगी? कि अगर हमने 11% रखा तो दुनिया के तेल की कीमत जो है, साहब जाहिर है एक आर्गुमेंट तो एक दिया जाता है बाय बुक, जो है एक आर्गुमेंट आता है किताबी के जी इकोनॉमी हीट अप हो जाएगी अगर हम शरह सूद कम करते हैं। अभी तो ऑलरेडी जो है शरह सूद बहुत नीचे है, ऑलरेडी महंगाई की शरह बहुत नीचे है। 2022 का ही देते हैं ना जी, 2018 का देते हैं। तो मैं दोनों सालों का आपको बता रहा हूँ कि तो तेल की कीमतों की वजह से 18 में भी इंक्रीज आई थी। तो बेसिक तो आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं। मैं ये स्टेट बैंक को भी, क्योंकि उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कल टेक अप करना है कि एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि बूम एंड बस्ट हो जाएगा अगर हमने। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम इतना बड़ा हमारा मामला है कि हम कम से कम, मैं कहता हूं 6% रेट, आज के दिन 6% का रेट होना चाहिए, जो 11 है।
तो अगर 6% का रेट हो तो ये पैसे 3 ट्रिलियन रुपीज हैं जो हमारे मुल्क में जो बोरोविंग है 50 ट्रिलियन की, उस पर ही हुकूमत पाकिस्तान ज्यादा दे रही है, प्राइवेट सेक्टर तो दे ही रहा है। अब ये 3 ट्रिलियन समर हमारे आज अफवाज पाकिस्तान का बजट नहीं है, ये इतना बड़ा दुश्मन है कि कहीं इंपोर्ट ना हो जाए हमारी, कि हम उसके लिए 3 ट्रिलियन रुपए ज्यादा बढ़ रहे हैं समर। गौर जैसा 3 ट्रिलियन पाकिस्तान में तो इस वक्त क्या सारी जो कोई बोरोविंग टूल है नहीं वो बैंक से कर रहे हैं, ऐसा कि हम डिमांड कंट्रोल कर लेंगे? सारी जो बोरोविंग है वो तो प्राइवेट बैंक से बढ़ हुकूमत ही कर रही है, प्राइवेट बैंक से सारी बोरोविंग तो गवर्नमेंट ही कर रही है, जो निजी तबका है वो तो ले ही नहीं पा रहा इस बुलंद शरह सूद की वजह से। कह रहा हूं कि अगर तो ये इतनी खूबसूरत इकोनॉमिक आर्गुमेंट आप जो दे रहे हो कि अगर ये 3 ट्रिलियन की हुकूमत ने इस साल अपने बजट में 7.2 ट्रिलियन रुपए रखा हुआ है कि मैंने सूद डोमेस्टिक बोरोविंग पे देना है, अगर आज ये सही कर लेते हैं सूद, जो मैं कह रहा हूँ 11 से 9 पे ले आए, 2% कम हो जाएगा, आपको 1 ट्रिलियन की हुकूमत को भी बचत होगी, हमारी इंडस्ट्री भी कंपेटिटिव होगी, और उसके अगले स्टेप में आप 1% करके दिसंबर तक आप इसको 6 तक लाएं। ये 3 ट्रिलियन क्यों जाया कर रहे हैं? ये पैसा हुकूमत बैंकों से ही लेके बैंकों को ही सूद वापस कर रही है। अब इसमें कौन सी इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है समर, मुझे तो नहीं मालूम, ना किसी इकोनॉमिस्ट को पता है जो पाकिस्तान की फिलॉसफी या जो है वो समझता हो कि बैंकों से ही लेना है ये सूद, हुकूमत के पास नहीं है, और बैंकों को ही देना है, और इसमें हम जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेंगे। बिल्कुल, एक वो किताबी इकोनॉमिक्स चल रही है, इंपोर्ट से डर रहे हैं कि इंपोर्ट ना ज्यादा हो जाए, करेंसी हमारी ना, तो आप इंपोर्ट के और बहुत सारे टूल्स हैं जिसके तहत इंपोर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, आप वॉच करते रहे। लेकिन 3 ट्रिलियन रुपए हुकूमत पाकिस्तान को, अगर ये पैसे हमारे हुकूमत पाकिस्तान की टैक्स पेयर से पैसे ले रहे हैं, तो वो मैं हुकूमत के भी ये बेहतरी में है कि वो कौम की फलाह पे पैसा खर्च करे, वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करे, वो पैसा हमारे डिफेंस को और मजबूत करे, बजाय इसके कि हम सूद में वो पैसे दे दें। और हम अपने बिजनेस कम्युनिटी को भी जो है वो आज इंडस्ट्री को क्या करें कि हम अपनी इंडस्ट्री को कंपेटिटिव बनाएं। सही है, कंपेटिटिव बनाएंगे तो हमारा अमेरिका का टैरिफ नेगोशिएट हो रहा है इंशाल्लाह ताला, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम पाकिस्तान बैठी है, वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन नेगोशिएट करके लाएगी, लेकिन उसके लिए उसकी अपॉर्चुनिटी ये सदियों में आती है। ऐसा ही है, ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी फिर आ रही है, हम कंपेटिटिव होंगे तो उससे फायदा उठाएंगे ना, बिल्कुल दोबारा से फिक्स हो रहा है, तो हमारी इंडस्ट्री कंपेटिटिव होगी तो समर एक्सपोर्ट करेगी ना, तो दिस इज व्हाट माय पॉइंट इज। सही है। अच्छा, आपकी मुलाकात हुई थी सिपा सलार के साथ, आपने एफबीआर का मामला उठाया, क्या इस मामले पर भी उनसे कोई बात हुई, उनका इस पे क्या उनका व्यू था? जी, मैंने इसीलिए इस पॉइंट को आज दोबारा से उठा रहा हूँ कि एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है कि ये बूम एंड बस्ट हो जाएगा, कि जनाब ये कहीं हमने सूद का रेट कम कर दिया तो जो ऐसा हो जाएगा कि दोबारा से बहुत इंपोर्ट हो जाएगी और हमारी करेंसी की। मैं यही बात में समझा रहा हूँ कि इतना बड़ा दुश्मन है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान का बजट 3 ट्रिलियन नहीं है, हम 3 ट्रिलियन ज्यादा सूद भरेंगे, ऐसा दुश्मन है हमारे मुल्क का ये इंपोर्ट जो सरप्लस हो सकती है, कि हमारे पास और कोई तरीका नहीं है हमारे इकोनॉमिस्ट को के बजाय इसके कि हम सिर्फ 3 ट्रिलियन रुपए खर्च करके एक्स्ट्रा सूद भर के हम इस दुश्मन से लड़े। मैं ये कह रहा हूँ हमारे पास बहुत कॉम्पिटेंट इकोनॉमिक टीम है, हमारे पास बहुत कॉम्पिटेंट जो है वो स्टेट बैंक में गवर्नर बैठे हैं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि प्लीज लुक बियॉन्ड, प्लीज ओपन अप योर माइंड्स के हमें पाकिस्तान को लेके आगे चलना है। हम पाकिस्तान कंपेटिटिव होगा तो चलेंगे। हम इस वक्त आईसीयू में, हमारे यहाँ ग्रोथ नहीं हो रही है, हम सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस आईसीयू से कैसे, और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होनी है। इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी है कि दोबारा से नए टैरिफ्स आने लगे, तो पाकिस्तान को कंपेटिटिव होने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान की सनत चल सके। पाकिस्तान में 22% की इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। एम्प्लॉयमेंट किसने क्रिएट करनी है? सनत ने क्रिएट करनी है, ट्रेड ने क्रिएट करनी है। हमने कैसे निकलना है? तिजारत करके, एक्सपोर्ट करके हमने आगे निकलना है। यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा सर, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए एक और बड़ा अहम मामला है चीनी का। आजकल काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है, चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं और वजह वही है कि पहले चीनी एक्सपोर्ट की गई, अब चीनी इंपोर्ट की जा रही है। मार्केट में जो है एक क्योस है जिससे जो सट्टेबाज है वो फ़ायदा उठा रहे हैं, जो होर्डिंग है वो चीनी की कर दी गई है। क्या समझते हैं सर, इस मसले का हल क्या है मुस्तकिल? हर बार हम देखते हैं ये इशू उठता है, उसके बाद फिर दब जाता है, कमेटियों की नज़र हो जाता है। हमारे देखें, इसका बड़ा सिंपल व्यू है। मेरे पास भी पिछले साल आया था 1 मिलियन टन शुगर मिल एसोसिएशन मेरे पास आई थी, शुगर बोर्ड मेरे पास था, और उन्हें यही कहा कि हम सीजन ऑन नहीं करेंगे। ये रिकॉर्ड पे है, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ मिनट में मौजूद है। हम जब तक कि हमें आप एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं देंगे, हमें मिलियन टन सरप्लस है। मैंने उनको कहा था, देखे बात सुने, कि 1 मिलियन टन कुछ भी नहीं, अगर आप देना चाहते हैं तो फिर हम फेडरल रिजर्व में रख लेते हैं, लेकिन हम एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं देंगे।
क्योंकि ये चीनी आपने जब गन्ना एक रियायती कीमत पे खरीदा है, जी हाँ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमें दुनिया के रेटों में आपको एक्सपोर्ट की जा सकती है? ठीक है, तो या तो पॉलिसी बनाए कि गन्ना भी फिर आप इंटरनेशनल कीमत पे खरीदें। तो हुकूमत को आज फैसला करना पड़ेगा कि उसको फ्री मार्केट छोड़ना है, उसको कंट्रोल रखना है। अगर कंट्रोल रखना है तो फिर उसको कंट्रोल ही रहना चाहिए, और सही। अगर उसको फ्री मार्केट छोड़ना है तो फिर उसको फ्री मार्केट छोड़ दें। जैसे हमने कॉटन को फ्री मार्केट छोड़ दिया है, तो फ्री मार्केट कॉटन आज 20 साल से फ्री मार्केट में इंपोर्ट भी हो बिल्कुल। सकती है, एक्सपोर्ट भी हो सकती है। तो आप फैसला करें ताकि हम गन्ना पहले ले लें कंट्रोल कीमत पे, फिर हम एक्सपोर्ट अलाउ कर दें, फिर शॉर्टेज हो जाए, फिर दुनिया की कीमतों पे चीनी पहुंच जाए। हम ये कहते हैं कि we need to be consistent in our policy making and we need to take decisions which are for the benefit of the people of the country. सही है, बहुत शुक्रिया गौर एजाज साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया था, जिन्हें अपने तफसीली गुफ्तगू पैदा की साबिक निगरान वज़ीर तजारत गौर एजाज की, जिनका कहना है कि जो शरह सूद है उसका नीचे आना बहुत ज़रूरी है और जो चीनी का मामला है इसे मार्केट पर ही छोड़ देना चाहिए, यही इसका एक बेहतर हल हो सकता है। प्रोग्राम में एक मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान में गैरत के नाम पर ख़वातीन के कत्ल के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। आए रोज़ एक नया वाक़या सुनने को मिलता है, गैरत के नाम पर एक खातून को कत्ल कर दिया जाता है। आया ये वाक़यात बड़े हैं या इनकी रिपोर्टिंग में इजाफा हुआ और इसकी वजह क्या है? बात करेंगे मुख्तर ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान में गैरत के नाम पर खवातीन को कत्ल किए जाने के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक तेजी आती जा रही है। अभी बलूचिस्तान में जिरगे के हाथों खातून और मर्द के दिन दिहाड़े कत्ल किए जाने की बाज़गश थमी न थी कि एक के बाद एक वाक़यात सामने आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसा ही एक वाक़या गुज़िश्ता कई रोज से ज़ेर बहस है, जिसमें रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून को कत्ल किए जाने का अंदोहनाक वाक़या रुनमा हुआ है और इस मुतालिक हैरान कुन और तकलीफ दे इंकशाफात सामने आ रहे हैं। रावलपिंडी के थाना पीर बदाई के इलाके में पेश आने वाले एक लर्जा खेज वाक़े ने पूरे मुआशरे को हिलाकर रख दिया है, जहां 19 साल हाफिज कुरान शादीशुदा खातून को मुबैना तौर पर जिरगे के फैसले पर गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। तफसीलात के मुताबिक मकतूला ने अपने पहले शोहर ज़ियाउर रहमान से अलहदगी के बाद मुजफ्फराबाद में उस्मान नामी शख्स से 12 जुलाई को अदालत के रूबरू मर्जी से निकाह किया था और जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान जमा कराते हुए तहफ़्फ़ुज़ भी मांगा था। खातून ने अपने बयान में बताया था कि उसका वालिद फौत हो चुका है और वालदा ने दूसरी शादी कर ली है, जबकि पहले शोहर ने उसे जुबानी तलाक दे दी थी, जिसके बाद उसने उस्मान से निकाह किया, लेकिन उसे अपनी जान को लाख खतरात का अंदेशा था। निकाह के चंद दिन बाद 15 जुलाई को मकतूला के ससुर मोहम्मद इलियास के मुताबिक तकरीबन 10 अफराद असलहे समेत उनके घर में दाखिल हुए, धमकियां दी और कहा कि लड़की को अब हम रुखसत करेंगे। डर के मारे लड़की को उसके अहले खाना के हवाले कर दिया गया। तहम 17 और 18 जुलाई की दरमियानी शब उसे गला दबाकर कत्ल किया गया और फिर रातों रात दफना दिया गया। कत्ल के बाद सितम ज़रीफी ये रही कि जिरगे के सरबरा अस्मतुल्लाह ने न सिर्फ कत्ल का हुक्म दिया बल्कि मकतूला की नमाज जनाजा भी खुद पढ़ाई। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक कत्ल के पीछे जिरगे का किरदार मरकजी रहा, जिसकी क़यादत अस्मतुल्लाह ने की। 11 से 16 जुलाई तक होने वाले जिरगे में अस्मतुल्लाह पेश रहा और उसने कत्ल का हुक्म दिया। बाजार में उसकी हवाई फायरिंग की वीडियो भी सामने आ चुकी है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब कब्रिस्तान के गिरफ्तार गोरकंद राशिद महमूद ने पुलिस को बताया कि लड़की को कत्ल करने के बाद 17 जुलाई सुबह 6:30 बजे दफन किया गया। कब्र तैयार करने के लिए कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर गुल बादशाह ने हिदायत की कि गुल बादशाह ने 1 घंटे में कब्र तैयार करने का कहा। गिरफ्तार गोरकंद के मुताबिक शदीद बारिश और सुबह सवेरे मजदूरों की अदम दस्तियाबी के बायस कब्र तैयार न होने का बताया। 5:45 बजे गुल बादशाह 25 अफराद के साथ कब्रिस्तान आया, जिन्होंने मेरे साथ कब्र खोद कर तैयार की। पुलिस हुकाम के मुताबिक 19 साल लड़की की शादी 7 माह पहले जनवरी में हुई थी। मकतूला के शोहर ज़ियाउर रहमान ने कत्ल के 4 दिन बाद 21 जुलाई को FIR भी दर्ज करवाई कि उसकी बीवी घर से भाग गई है और उस्मान नामी शख्स से गैर शरई निकाह कर लिया है। CPO रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी ने कहा कि मुलजमान ने वाक़े को अगवा की शक्ल देने की कोशिश की। मुलजमान ने कब्र के निशान भी मिटा दिए थे। मुकदमे की मुद्दत अब पुलिस और स्टेट की है, उसमें सुलह नहीं हो सकती। रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक 8 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मकतूला के दूसरे शोहर उस्मान ने गुज़िश्ता रात खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। दूसरी जानिब अदालती अहकामात पर कल मकतूला की कब्र कुशाई की जाएगी ताकि मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जा सकें।
इस वाक़े के अलावा एक और अफसोसनाक वाक़या बदीन में पेश आया, जहां तहसील फाजिल राहू में एक गांव के बुजुर्ग ने अपनी 22 साला पोती को गला काटकर कत्ल कर दिया और खुद पुलिस के सामने पेश हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक आदम अबड़ो ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी पोती को गैरत के नाम पर कत्ल किया, क्योंकि वो कई दिनों बाद घर वापस आई थी। गांव के रिहायशियों के मुताबिक मकतूला ने अपनी मर्जी से शादी करने के लिए घर छोड़ा था। वो जिस शख्स से शादी करना चाहती थी वो उसे धोखा दे गया। सितम यह है कि मुल्क में होने वाला यकीनी तौर पर यह पहला वाकया नहीं था और तशवीशनाक बात यह है कि शायद ये आखिरी वाकया भी ना हो। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता बरस मुल्क भर में नाम निहाद गैरत के नाम पर मजमूई तौर पर 340 अफराद कत्ल हुए थे, जबकि इस्लामाबाद में वाक़ थिंक टैंक सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2024 में गैरत के नाम पर कत्ल के 547 वाकयात हुए हैं। मुल्क में पेश आने वाले ऐसे वाकयात एक या दो लड़कियों के कत्ल की कहानी नहीं, बल्कि ये इस पूरे मुआशरती और कानूनी निज़ाम की नाकामी की अलामत है, जहां औरत की मर्जी, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी जान की हुर्मत सब कुछ मुकामी ताकतों के गैर कानूनी और गैर अखलाकी फैसलों की नज़र हो जाता है। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।